दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। गवर्नर जनरल की श्रृंखला में आज ये हमारा अंतिम क्लास है, जिसमें हम लोग लॉर्ड डफरिन, लैंसडाउन तथा कर्जन के बारे में पढ़ेंगे। कर्जन के बाद जो भी गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा होगी वो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपनी चर्चा में उसे पूरा करेंगे। आइए एक एक करके शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं लॉर्ड डफरिन से। लॉर्ड डफरिन, इसके समय में जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या है, तो ये एक पंजदेह की समस्या, ये पंजदेह की समस्या मुख्यतः अफ़गानियों से संबंधित था। इसके बारे में हम लोग आंग्ल अफ़गान युद्ध के समय विस्तार से पढ़ चुके हैं। बस अभी इतना ध्यान में रखना है कि ये अफ़गानियों से संबंधित था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के समय में हुआ था 1885-86 ईस्वी में, ठीक है, जिसके बाद उत्तरी बर्मा पर कब्जा कर लिया गया था। उत्तरी बर्मा या अपर बर्मा पे कब्जा कर लिया गया था। 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद यान्दूब की संधि हुई थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत पहली बार ब्रिटिशर्स जो है उसकी एंट्री नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में हो पाई थी। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान जब डलहौजी गवर्नर जनरल था उस समय दक्षिण बर्मा पे विजय प्राप्त किया गया था और फाइनली तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान ये कर लिया गया, उत्तरी बर्मा पे विजय प्राप्त कर लिया गया। अब कृषकों के सुरक्षा संबंधी कुछ अधिनियम लाए गए थे, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? बंगाल किराया अधिनियम, अवध किराया अधिनियम और पंजाब किराया अधिनियम। इसके पीछे का रीजन क्या था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कृषकों के भू स्वामित्व को संरक्षण प्राप्त करना, संरक्षण देना, ये जो है सो एक पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था भू राजस्व में जो वृद्धि हो रही है उस भू राजस्व को नियंत्रित करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। तो 2 चीज़ हो गया, क्या? पहले भू राजस्व को नियंत्रित करना है, वृद्धि नहीं होने देना है, और दूसरा क्या है? भू स्वामित्व, भू स्वामित्व जो है को संरक्षण देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में डफरिन के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। बस सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और WC बनर्जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये कहा था कि डफरिन की कृपा से कांग्रेस भारत में आई है, कांग्रेस का गठन डफरिन के कृपा से हुआ है। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय डफरिन को लग रहा था कि एक समाज सुधार से संबंधित संगठन है कांग्रेस, और ये समाज सुधार के मुद्दे पर ही कार्य करेगी, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे पता चलता है कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार न होकर राजनीतिक होता है, तो फिर इन दोनों के बीच में विवाद भी होता है। इन सब बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखिएगा, प्रांतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी कर्जन डफरिन के समय में। एक एचीसन आयोग बनाया गया था, और एचीसन आयोग, ये नाम याद रखिएगा, इसी के अनुशंसा पे प्रांतीय सिविल सेवा की स्थापना की गई थी। तो डफरिन के बारे में हमें बस इतनी ही चर्चा करनी है और हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में 2-3 बातें। क्या क्या 2-3 बातें? सबसे पहले डुरंड लाइन, इसे देख लीजिए। डुरंड आयोग की स्थापना की गई थी और फिर डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींचा गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त एज ऑफ कंसेंट बिल कब आया था? 1891 ईस्वी में। हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं। एज ऑफ कंसेंट बिल के अंतर्गत कहा गया था कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों का विवाह नहीं किया जा सकता है और वो गैर कानूनी होगा। एज ऑफ कंसेंट बिल महालबारी के
प्रयासों से लाया गया था और इसके समर्थन में जस्टिस रानाडे और अगरकर थे, जबकि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इसके विरोध में भी थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और चापेकर बंधु थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। भारतीय परिषद अधिनियम में कौन कौन सी बातें कही गई? तो विधायी परिषद के आकार में वृद्धि किया जाए, विधायी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि किया जाए, और तथा जो भारतीय आए वो भारतीय निर्वाचित हो और निर्वाचित भारतीय सदस्यों के अधिकार में भी वृद्धि किया जाए। अब देखिए क्या था, 1861 ईस्वी के अधिनियम में ये कह दिया गया था कि विधायी परिषद में सिर्फ सरकारी सदस्य नहीं होंगे, गैर सरकारी सदस्य भी होंगे। और गैर सरकारी सदस्य होने का मतलब है कि विधायी परिषद में भारतीयों के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। ये 1861 ईस्वी की बात हो रही है। लेकिन जो दरवाज़ा खोला गया उसमें जो भी सदस्य होते थे वो सरकार के द्वारा अपॉइंट होते थे। ठीक है, सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। अब यहाँ पे भारतीयों की संख्या में वृद्धि की बात होने लगी, तो भारतीयों की संख्या में वृद्धि तो हो जाएगी, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ अब वृद्धि जो हो वो अपॉइंटमेंट के माध्यम से ही न हो, निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या में पहले वृद्धि हो और फिर उसके अधिकारों में भी वृद्धि हो। ये जो निर्वाचित भारतीय सदस्य थे ये क्या थे? ये अपॉइंट नहीं होते थे, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते थे। यानी सरकार के पास इनके लिए रिकमेंडेशन भेजा जाता था और इस रिकमेंडेशन के आधार पे सरकार फिर इन्हें अपॉइंट कर लेती थी। इनके अधिकारों में भी वृद्धि की गई। और अधिकारों में क्या क्या वृद्धि की गई? तो इन्हें विधायी परिषद में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, नंबर 1 बात। लेकिन क्या ये पूरक प्रश्न पूछ सकते थे? तो नहीं, जो भी उत्तर एक बार दे दिया गया उसी उत्तर से इन्हें संतुष्ट हो जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त इन्हें बजट पर चर्चा करने के लिए अधिकार दे दिया गया। लेकिन क्या पूर्णतः बजट पे चर्चा करने के लिए अधिकार दिया गया? नहीं, 100% बजट पे चर्चा करने का अधिकार नहीं दिया गया। जैसे ट्राइबल क्षेत्र पे, ठीक है, जैसे विदेश मामला, जैसे रक्षा से संबंधित बातें हो रही है, ईसाइयों से संबंधित बातें हो रही है, तो इन सब चीज़ों पे ये चर्चा नहीं कर सकते थे। उसके अतिरिक्त बजट के एक छोटे से हिस्से पे ये चर्चा कर सकते थे। ये ध्यान में रखिएगा। पूर्णतः चर्चा करने की बात कब आएगी? तो ये 1909 में आएगी। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में यहाँ पे हमारी चर्चा समाप्त हो जाती है। अब आगे आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को हम लोग मुख्यतः बंगाल विभाजन के बारे में जानते हैं और बंगाल विभाजन के बारे में हम लोग लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कर्जन के समय में बहुत ही ज़्यादा सुधार किया गया था। बहुत ज़्यादा फैक्ट आएगा यहाँ पे, आप बस इसे क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझते चलिएगा, फिर आपको ध्यान में रह जाएगा सारी चीज़ें। अब देखिए, पहला फैक्ट आ रहा है 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया। हम लोग जब कृषि पढ़ रहे थे उस समय इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत ये कहा गया था कि 15 वर्षों तक कोई भी कृषि योग्य भूमि किसी गैर कृषक को नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 1900 ईस्वी में ये बीपीएससी पहले पूछ चुकी है परीक्षा में, तो आगे पूछ सकती है कि इसमें क्या कहा गया था। तो महाजनों से बचाने के लिए होता क्या था कि किसान भू राजस्व चुकाने के लिए महाजन से ऋण लेते थे और फिर उस ऋण जाल में फंस जाते थे। महाजन को जब अपना पैसा समय से नहीं मिलता था तो महाजन उसके भूमि को, किसानों के भूमि को बेच देता था किसी भी व्यक्ति को। जरूरी नहीं है कि वो कृषक ही हो, लेकिन जब तक किसान खेती नहीं करेगा वो आगे भी भू राजस्व नहीं चुका सकता है। ये बात ब्रिटिशर्स जान रहे थे अच्छे से। इसी वजह से वो ये नियम लाए कि किसी भी परिस्थिति में महाजनों से किसानों को बचाने के लिए ये नियम लाया गया था कि किसी भी परिस्थिति में 15 वर्षों तक कोई भी भूमि जो है हस्तांतरित नहीं की जाएगी, बेची नहीं जाएगी। इतनी बात ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं। 1901 ईस्वी में कृषि के क्षेत्र में इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। ठीक है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति।
ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग मौर्य काल में पढ़ेंगे सीताध्यक्ष। ये कृषि से संबंधित एक पद होता था, सीताध्यक्ष। जब हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में आते हैं तो मुहम्मद बिन तुगलक के समय में हम लोग एक और नाम पढ़ते हैं। क्या नाम है? दीवान ए अमीर ए कोही, ठीक है। ये भी एक कृषि से संबंधित अधिकारी होता था। इसके बाद ये दो अधिकारी के नाम तो आपने देख लिया। तीसरे अधिकारी के बारे में यहाँ पे देखिए कि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई थी, किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत साम्राज्यिक कृषि विभाग की स्थापना की गई। साम्राज्यिक कृषि विभाग की स्थापना इसी के अंतर्गत की गई, ठीक है। अब अगला पॉइंट पे आते हैं। 1901 ईस्वी में मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। सवाल आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है, मॉनक्रीफ किससे संबंधित है? सिंचाई आयोग से। दूसरा सवाल पूछ लिया जाएगा कि मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था, उस समय वायसराय कौन था? तो कर्जन वायसराय था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1903 ईस्वी में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी बंगाल में। उस समय बिहार बंगाल के अधीन था। बिहार के एक जिला समस्तीपुर में पूसा नामक स्थान पे पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। लेकिन 1930 के आसपास, संभवतः 1935 में एक बड़ा ही भयंकर भूकंप आता है बिहार के क्षेत्र में, और उसके बाद इस अनुसंधान संस्थान को दिल्ली में हस्तांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके नाम पे अभी भी करोल बाग में पूसा रोड के नाम से हम लोग जानते हैं। जब करोल बाग जाइएगा तो वहाँ पूसा रोड मिलेगा, वो पूसा रोड के पीछे की कहानी यही है। 1903 ईस्वी हो गया। अब आते हैं 1904 ईस्वी की बात करते हैं। 1904 ईस्वी में सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित करने के पीछे का रीज़न क्या है? किसानों को खेती करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती थी। वे ऋण किससे लेते थे? या तो महाजन से, जो बहुत ज़्यादा लगान लेता था, टैक्स बहुत ज़्यादा लेता था, या तो सरकार से या सरकारी बैंक से, ठीक है। सरकार किसान को अच्छे से जान नहीं रही है, सरकार किस बिहाफ पे किसानों को ऋण दे, और किसान को ऋण लेने के बदले सरकार के पास कुछ गिरवी रखने के लिए भी नहीं होता था। तो सरकार ने एक इसी के लिए रास्ता निकाला और उसने सहकारी ऋण समिति अधिनियम के अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की। कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होता था? तो बहुत सारे किसान मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाते थे। उन्हें किसानों की वस्तु स्थिति के बारे में पता होता था। वो जानते थे कि ये किसान कितना ऋण चुका सकते हैं और उसी हिसाब से उन्हें ऋण दिया जाएगा। अब ये जो सरकारी बैंक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऋण देती थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी तब किसानों को ऋण देती थी और किसानों से ऋण वसूल कर फिर वो बैंकों को देती थी। बीच में इनका कुछ कमीशन होता था, जो कमीशन इन्हें प्राप्त होता था। तो सहकारी ऋण समिति अधिनियम के बारे में हमारी चर्चा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, 1900 ईस्वी में मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इसी के सुझाव पर अकाल कमिश्नर के पद की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। 1899 ईस्वी में भारतीय मुद्रा तथा मुद्रा अधिनियम लाया गया। क्या? भारतीय मुद्रा तथा पत्र अधिनियम। इसके अंतर्गत पौंड को लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया। भारत में पौंड को लीगल टेंडर घोषित किया गया और 1 पौंड बराबर 15 रुपया तय किया गया,
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा पौंड को लीगल टेंडर घोषित किया गया, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1904 ईस्वी में यंग हस्बैंड मिशन को तिब्बत भेजा गया। ये बस याद रखना है, यंग हस्बैंड मिशन कहाँ भेजा गया था? तिब्बत भेजा गया था। रीजन क्या था? तिब्बत पे रूस के प्रभाव को कम करने के लिए। ये तिब्बत पे इस समय रूसियों का प्रभाव बढ़ रहा था। उस प्रभाव को कम करने के लिए विदेश नीति के तहत अंग्रेज़ों ने यंग हस्बैंड मिशन को तिब्बत भेजा था और इसने सफलतापूर्वक वहाँ पे रूसियों के प्रभाव को कम कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, एक फैक्ट और याद कर लेते हैं। वो क्या है? इसी के समय में रॉबर्टसन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। रॉबर्टसन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और इसी की अनुशंसा पे रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग बनाया गया। ठीक है, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया था ताकि यहाँ के स्मारकों को संरक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ हुआ था इसके समय में कार्य, वो था 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग इसे एक अलग टॉपिक के रूप में डिटेल से पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन के पीछे का कारण और स्वदेशी आंदोलन सब कुछ। ठीक है, इसके बाद कर्जन का किचनर से विवाद हो जाता है, जिस वजह से कर्जन अपने पद से इस्तीफा दे देता है। किचनर कौन है? तो किचनर कर्जन के समय में कमांडर इन चीफ के पद पे रहता है। कमांडर इन चीफ के पद पे रहता है और इस समय क्या होता है कि गवर्नर जनरल के वर्किंग कमेटी में कमांडर इन चीफ के अलावा एक मिलिट्री हेड का भी पद होता है। ठीक है, और ये पद वरीयता क्रम में कमांडर इन चीफ से नीचे होता है, जबकि किचनर को, कमांडर इन चीफ को, इस पद के व्यक्ति को रिपोर्ट करना पड़ता है। मतलब वरीयता क्रम में जो व्यक्ति नीचे है उसे रिपोर्ट करना पड़ता है। तो इसी वजह से किचनर ये अनुशंसा करता है कि इस व्यक्ति की इस पद की कोई आवश्यकता नहीं है और इस पद को समाप्त कर दिया जाए। ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट मान लेती है। इसी बात से नाराज़ होकर गवर्नर जनरल कर्जन जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है। ठीक है, गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी और कर्जन ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। थोड़ा ज़्यादा फैक्ट हो गया वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन इन सारे फैक्ट को आप लोग एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर निश्चित रूप से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित अपनी चर्चा करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में जो राजनीतिक संस्थान थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद।